वेलकम ऑन दिस चैनल OCI। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 2 है वो है वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने भाषा कंप्लीट किया था। ये है वर्ण और वर्णमाला चैप्टर। सबसे पहले ये बात करते हैं जो वर्ण है वो कहते किसे हैं। ठीक है, तो वह उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। मतलब वर्ण जो है वो हम जो भी कहते हैं उस ध्वनि का वह छोटा सा भाग है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जाते हैं। इसका एक और डेफिनेशन ये है कि वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसे हम लोग खंड या फिर इसके और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के मूल पर जैसे कि ये आप देख सकते हैं र, ठीक है, या फिर राम। देखिए राम एक शब्द है, लेकिन इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े अगर किए जाए तो र प्लस आ प्लस म प्लस आ, ये मिलकर होता है राम। ठीक है, उसी प्रकार एक यहाँ पे गया शब्द है, तो गया को छोटा छोटा जब टुकड़ा किया गया तो ग प्लस अ प्लस या प्लस आ होकर जाकर मिलकर हो गया गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये जो अखंडित वर्ग का मूल ध्वनि है इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण यानी कि 52 वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्णों का समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भाषा है उसका जो समस्त वर्ण समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जो प्रत्येक भाषा हो गया उसका खुद का एक वर्णमाला है। जैसे हिंदी में देखा जाए तो अ, आ, क, ख, ग। ठीक है, तो हिंदी का वर्णमाला कुछ ये है। वहीं अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हो सकता है इंग्लिश में ABCD हो। उसके बाद वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण को दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। उसके बाद स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसको इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि इसमें हमारा आ गया अ, आ, ठीक है, ई, तो ये जो है वो स्वर वर्ण है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। आप जब भी अ, आ, ई इन सब का जब उपयोग करोगे, ठीक है, तो आपको यह महसूस होगा कि आपको इस उच्चारण करते समय आपको अपने कंठ व तालु का उपयोग करना पड़ा, ना कि जीवा और होठ का। हिंदी वर्णमाला 16 स्वर है। ठीक है, हिंदी में जो वर्णमाला उसके 16 स्वर है। जैसे अ, आ, ई, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ, अन, अह, फिर री, री, लरी। ठीक है, तो ये कुल 16 स्वर हैं। वैसे आप लोगों को शायद 12 ही याद करने को आएगा। ठीक है, जो लोग क्लास 6 से देख रहे हैं यहाँ से केवल यहाँ तक और एक अलग से री। ठीक है, स्वर के भेद। अब स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है, अब देखो वर्णमाला 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। ठीक उसी प्रकार स्वर के भी 2 भेद हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में हमारा आ जाता है अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, ओ। तो ये जो है वो है मूल स्वर। संयुक्त स्वर जो वैसे जिसमें जो 2 स्वर मिल के बनते हैं, जैसे कि ए, ये ए कैसे बनता है? तो अ प्लस ए से ये बना ए, ओ बनता है अ प्लस ओ से, तो ये इससे बनता है ओ। ठीक है, अब मूल स्वर के भी कुछ भेद हैं। इसके जो है वो 3 भेद है। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर।
बेसिकली आपको इन तीनों में से केवल ये दो का ज़्यादा मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल चांस होगा आपको इन दोनों को पता होगा, ये तीसरा वाले को छोड़कर, बट तीसरा भी होता है। आगे जानते क्या होता है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कुछ भी बोलने समय, जैसे कोई जो वर्ण, जिस स्वर को हम लोग बोलते हैं, अगर उसे बोलने में हमें जो समय है वो बहुत कम लग रहा है, उसी को हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, उ, री। रीकार की मात्रा के रूप में लगाए जाने वाले उच्चारण को री कहते हैं। अब आप देखोगे जो री है उसके उच्चारण या फिर उसके जगह पर हम लोग किसी भी शब्द में इस प्रकार का कुछ योग करते हैं, जैसे कि कृष्ण, तो कृष्ण में री का ये हमने लगाया, ठीक है, तो कृष्ण, तो उसमें रीकार का ये मात्रा लगाया जाता है। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये वैसा स्वर है जिसमें ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है, उसी को हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको सरल शब्दों में देखा जाए तो स्वर उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर की उच्चारण करते समय हमारा जो है वो लंबा समय लगता है उसे बोलने में, तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि ये जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ, तो ये जो है वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का जो 2 शब्द होता है वो ये 2 शब्द के योग से बने होते हैं, जैसे कि ई, तो ई जो छोटी ई से बना हुआ है, बड़ी ऊ, ये बड़ी ऊ जो है वो 2 बड़ी ऊ से बना हुआ है। उसी प्रकार से ए जो है वो अ प्लस ई से बना हुआ है। ए जो है वो अ और ए से बना हुआ है, ए। ओ जो है वो अ प्लस ऊ से बना है, और वहीं जो अ है वो अ प्लस ओ से मिलके बना हुआ है। तो ये रहा दीर्घ स्वर। उसके बाद है प्लूत स्वर्ग, स्वर्ग नहीं, स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, यानी 3 मात्राओं का समय लगता हो, उसे प्लूत स्वर कहते हैं। मतलब प्लूत स्वर वैसा स्वर इसमें जो दीर्घ स्वर है उससे भी बोलने में ज्यादा समय लगता हो, इसी को हम लोग प्लूत स्वर कहते हैं। इसको सरल शब्दों में देखा जाए तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लूत कहते हैं। ये वैसा स्वर है जिसे बोलने में हमें जो हमारा नॉर्मल था, यानी कि ह्रस्व स्वर था, इससे बोलने में हमें प्लूत स्वर को बोलने में 3 गुना समय लगता है, जिसे हम लोग प्लूत स्वर कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ, और इसका ज़्यादातर उपयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, ठीक है। हिंदी से ज़्यादा प्रयोग इसका संस्कृत में होगा। आप कोई भी संस्कृत का आप कोई टॉपिक उठा के देख लो, उसमें अत्यधिक जो प्रयोग किया जाता है वो इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्लूत स्वर का। हिंदी में साधारण प्लूत का प्रयोग नहीं होता। देखो मैंने कहा था ना, हिंदी में जो साधारण प्लूत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लूत स्वर का प्रयोग अधिक होता है। वैदिक भाषा हमारा संस्कृत ही है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इस स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अह, अंग और अह अयोगवा कहलाते हैं, ठीक है। अंग और अह योगवा कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद आता है। स्वर के बाद, स्वर के बिल्कुल अंतिम में अंग और अह का इस्तेमाल आता है, और व्यंजन से पहले। व्यंजन में क, ख, ग ये आरंभ होने से पहले हम लोग इसे खत्म करे थे बोलकर। अंग के अनुसार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक, निरुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। हिंदी में स्वर का उच्चारण अनुनासिक और निरुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों ही व्यंजन है, जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इन्हें सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार से यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, गांव, दांत, आंगन, ठीक है, सांचा, इन सभी में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। वैसे शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे उन उच्चारण में लघुता रहती है, ठीक है। हमको जैसे हम लोग गाय बोले, ठीक है, या फिर गांव, दांत, आंगन,
सांच, राख, ठीक है। तो आप जब इसे बोलोगे और अपने अंदर अगर झांक कर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपको इस चीज को बोलने में आपको आपकी नाक और मुख ये दोनों सहायता कर रही है। अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। यह वैसा व्यंजन है जो स्वर के बाद आता हो, ठीक है। इसका जो ध्वनि है वो नाक से निकलता है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण, ठीक है। अब उसके बाद निरुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने पर सस्वर वर्णों की निरुनासिक कहते हैं। यह वैसा वर्ण है जिसको केवल मुंह से बोलते हैं, इसको निरुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। विसर्ग, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर्ग के बाद आता है। जिस प्रकार से अनुस्वार जो है वो स्वर्ग के बाद आता है, ठीक प्रकार ये जो विसर्ग है वो भी स्वर्ग के बाद ही आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ये ऐसा विसर्ग है, ये ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है, संस्कृत में अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप कुछ भी देखो, नमः हो गया, फिर मयूर हो गया, फिर श्यामपट्टनम हो गया, ठीक है, फल हो गया, वृक्ष हो गया, पुरुष हो गया। तो आप अधिकतर आप इसका प्रयोग आपको संस्कृत में मिलेगा देखने को। यहाँ पे भी कुछ और किंतु तत्सम शब्दों का प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, लेकिन जो हिंदी में एक तत्सम शब्द आता है उसमें इसका प्रयोग आज भी होता है। जैसे कि मनोकामना, पायः पान, अंतः या फिर अतः, स्वतः, दुख, ठीक है। टिप्पणी, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है। अब इस पे कुछ ये बात है कि जो अनुस्वार और विसर्ग ये जो है वो स्वर्ग नहीं है, ना ही व्यंजन है, लेकिन ये स्वर की सहायता से चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है, स्वर और व्यंजन दोनों में इसका अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों के अयोगवाह कहते हैं। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे, ठीक है, जिसका योग्य ना हो लेकिन फिर भी वो साथ रहे, उसी को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? अब देखो यहाँ पे इतना थ्योरी नहीं, देखो अनुनासिक जो होता है उसके उच्चारण में कम सांस निकलता है, ठीक है, और मुंह से अधिक, जैसे कि आंसू, आत, गांव, चिड़िया, ठीक है। लेकिन जो अनुस्वार होता है उसमें सांस निकलता है, अधिक सांस निकलता है और मुख से कम, जैसे कि अंक, अंश, पंच, अंग, ठीक है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार जो है एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार का जो ध्वनि है उसे प्रकट करने के लिए जो वर्ण होता है उसमें बिंदु लगाया जाता है, लेकिन वह जो अनुस्वार उस पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत, अंत्र है तो अंत से आंत, ठीक है। अब व्यंजन, जिस वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, च, छ, द, भ इत्यादि, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये जानना उतना कुछ जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब उसके बाद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, ठीक है। जिन व्यंजन को उच्चारण करते समय जीभ मुख से किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मृदा, दंत अथवा होठ से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोली जाती हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसी कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन या फिर व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त है। अंतस्था व्यंजन। अंतस्था व्यंजन का अर्थ होता है भीतर, ठीक है। अंता यानी कि भीतर, जो भी हमारे मुख के भीतर से उच्चारण के समय निकलता है उसी को अंतस्था व्यंजन कहते हैं।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो य र ल व, ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद है ऊष्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा आए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि श, श, स, ह, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब जो उच्चारण का स्थान होता है उसके आधार पर व्यंजनों में भी वर्गीकरण किया गया। जैसे कि कंठ यानी गले से, क, ख, ग, घ, अंगा। तालव्य यानी कि जिसको तालु कहा जाता है, जैसे च, छ, ज, झ, ञ, य और श। मूर्धन्य यानी कि कठोर तालु के आगे के भाग से, जिसे ट, ठ, ड, ढ, न, र, ढ, श, ठीक है। दंत यानी कि दांत से, त, थ, द, ध, न, स, ज, र, ल। ये जो है वो वर्तस्य यानी कि दांतों के मूल से ये प्रकट होता है। प, फ, ब, भ, म। ये जो होता है वो ओष्ठ यानी कि होंठों से प्रकट होता है। व, फ। ये जो दंतोष्ठ यानी कि दांत के निचले होठ के जो ऊपरी दांत होता है उससे ये प्रकट होता है। स्वर यंत्र ये है ह। श्वास प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। अब जो हमारे प्राणवायु है उसके मात्रा के आधार पर जो है वो वर्ण को भेदा गया। वर्ण को भेद यानी कि वर्ण को विभक्त किया गया। इसके आचरण से देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं हो उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। सरल शब्दों में जिन वर्णों को उच्चारण में वायु की मात्रा कम हो वे अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। आपका ये साधारण सा डेफिनेशन ये है, यानी कि जिन वर्णों में उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, जैसे कि क, ख, अंगा, ज, ञ, ट, ढ, न, त, त, न, प, ब और म। ये जो है वो आपका अल्प प्राण का एक एग्जाम्पल है। अंतस्थ य, र, ल, व ये भी एक अल्प प्राण है। ये एक्सेप्शन में, लेकिन ये एक अल्प प्राण है, ठीक है। क्योंकि अब एक्सेप्शन इसलिए है, अपवाद इसलिए क्योंकि बिल्कुल एक सीधी रेखा में य, र, ल, व, कोई बीच में कोई इंटरप्ट नहीं है। उसके बाद है महाप्राण, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, जिसमें श्वास अधिक मात्रा में निकलता है, उसे महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण छोड़कर या फिर दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ही होता है जो समस्त उष्ण में वर्ण महाप्राण है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, म, श, स, ह। ये जो है वो एक महाप्राण का ये कुछ एग्जाम्पल रहा। अब उसके बाद संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि अब हम देखो तो छ, ये श जो है वो क, श और अ से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय। त्र जो है वो आधा त, आधा र और अ से मिलकर बना हुआ है, त्र, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल है पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। ज्ञ, ज, ञ और अ से मिलकर बना ज्ञ। इसका कुछ एग्जाम्पल है सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। श्र, श, र और अ से मिलकर बना श्र। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहा। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित यानी कि वो स्वर के बिना स्वर का होता है, और जो दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित यानी वो स्वर के साथ होता है।
अब है द्वित्व व्यंजन। जब ऐसा व्यंजन जो अपने समरूप व्यंजन में मेल हो तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता हो। जैसे कि इसमें यह है कि जो व्यंजन है वो खुद का आधा और खुद का पूरे भाग से मिलके होता है। जैसे कि आधा क और पूरा क मिलके बना क का उच्चारण करता है तो यहाँ पे एक शब्द बना था पक्का। आधा च और च, इससे एक शब्द बना तो कच्चा। आधा म और पूरा म, इससे एक शब्द बना तो चम्मच। आधा त और पूरा था, इससे कोई शब्द बना तो वो पत्ता। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इसमें जो होता है वो द्वित्व व्यंजन, जो पहला व्यंजन होता है वो भी स्वर रहित और दूसरा जो होता है वो स्वर सहित होता है। ठीक है। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर होता है। फिर से, कोई वैसा स्वर रहित व्यंजन जो अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है उसी को संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आधा क और त, इससे अगर जो है तो ये बनता है त यानी संयुक्त। आधा स और थ यानी कि स्थ, इससे बना शब्द स्थान। आधा स पूरा व स्व, इससे बना स्वाद। द और ध यानी कि शुद्ध, यानी इससे ये शब्द बना शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं। यहाँ जो है वो कोई अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन का निर्माण नहीं करते हैं, जो है उसी को आगे बढ़ाते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और स्वर सहित होता है। इसमें अब ये जो है वो, इसमें भी जो पहला व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब है संयुक्ताक्षर। व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर बनता है। ओके, ये यही था, ये दोबारा से आ गया था तो ये संयुक्ताक्षर यही है। ठीक है, इसकी स्लाइड फिर से बन गई 2 बार। अब है वर्णों की मात्रा। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्ह को व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। हम लोग कुछ भी अगर यूज करते हैं तो उसमें मात्रा होता है। जैसे कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा, री हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो इसमें जो होता है वो मात्रा का यूज होता है। ये जो मात्रा वो 10 प्रकार के होते हैं। जब भी मैंने आपको बताया अ, आ, ई, ये सभी मात्रा के रूप में भी यूज किए जाते हैं। स्वर वर्ण का ही ह्रस्व स्वर छंद में लघु गुरु मात्राएं होती है जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती है। हाँ, व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूप के हो जाते हैं। अब घोष और अघोष व्यंजन। तो जो अघोष व्यंजन होता है वो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वह घोष कहलाते हैं। कुछ भी बोलने में हमारी जो व्यंजन वर्ण को बोलने में अगर हमें नाद की दृष्टि से जो हमारे अंदर की तंत्रियां होती है वो झंकृत होती हैं, वाइब्रेट करती, तो उसे घोष कहलाते हैं। ठीक है, घोष व्यंजन कहलाते हैं वे। उसके बाद अघोष व्यंजन। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती। मतलब देखो, घोष वैसा हो गया जिसमें हम हमारे बोलने से हमारी जो तंत्रियां होती हैं, तंत्रिक तंत्र होता है हमारे अंदर का, वो वाइब्रेट करे तो वो हो गया घोष व्यंजन। लेकिन वहीं उसके विपरीत जो अघोष व्यंजन में हमारा जो कोई भी तंत्रिका तंत्र वो वाइब्रेट नहीं करता है। जैसे आप देखो तो क, ख, च, छ, ये सभी जो है वो एक अघोष व्यंजन है। और ये जो घोष वर्ण होता है वो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर्ण यानी और इसके साथ य, र, ल, व और ह, ये जो है वो सभी अघोष है। अब आप देखो ये हल है क्या? व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगी जाए तब उसी को हल कहते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि ये लगा हुआ होता है, इसी को हल कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आप इसको जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये कुछ लगा हुआ है छोटा सा, तो इसी को हल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के नए वर्ण। अब हिंदी के कुछ नए वर्ण हैं। ये वैसे कोई वर्ण नहीं है, किसी को जोड़ के बना हो, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, र और ढ, इसी को नए वर्ण की उपाधि दी गई है। किंतु इनमें जो प्रथम
तीन स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है। इनमें ये जो तीनों है श त्र ग, ये वो एक संयुक्त व्यंजन है। जैसे क और श से बना क्ष, त और र से बना त्र, ज और य से बना ज्ञ। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी है, तो ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, अब है कुछ वर्णों का उच्चारण। ठीक है, कोई भी वर्ण मुंह से भिन्न भिन्न भागों से बोलने जाने पर उच्चारण स्थान कहते हैं। कोई वर्ण जो लोग बोलते हैं वो हमारे शरीर, हमारे मुख से भिन्न भिन्न तरह से निकलता है। मुंह के 6 भाग होते हैं: कंठ, तालु, मृदा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई। अब पहला कंठ। कंठ के जो कंठ या फिर निचली जीभ की जो जीभ का जो निचला स्पर्श होता है, और जब हम कुछ भी उसकी मदद से बोलते हैं अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग, ये जो है वो कंठ से उच्चारित होता है। फिर तालव्य। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण, जैसे ई, बड़ी ई, चवर्ग, य और श। यहाँ पे चवर्ग और कवर्ग का मतलब ये, कवर्ग में जो भी क ख ग आता है वो सब, और चवर्ग में जो भी च छ ज ज आता है वो सभी। ठीक है, उसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य में स्पर्श वाले वर्ण जैसे कि टवर्ग, र और श। उसी प्रकार से जो दंत है, इसमें तवर्ग, ल और स। ओष्ठ में उ और छोटी उ, बड़ी उ और पवर्ग यानी कि प फ व, ये सभी। कंठ तालव्य में जो कंठ और तालु के जो जीभ के स्पर्श से बोला जाए, ठीक है, वो ए और ए बस। उसके बाद एक कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ का मतलब होता है जीभ और ओठ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके मदद से बोलने जाए, जैसे ओ और औ। फिर दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ से दांत से जीभ और ओठ को कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण, जैसे कि केवल व है ये। स्वर वर्णों का उच्चारण। अब स्वर वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, तो अ का जो उच्चारण था वो कंठ ध्वनि से होता है। हालांकि ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत और हिंदी में। संस्कृत में ऐ, औ, ठीक है, हिंदी में अ और औ का ज्यादा उपयोग कुछ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा श और स में उच्चारण, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ये समझाता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इन तीनों में बोलने में बहुत अलग है। जैसे कि आप ये जो सबसे पहले दिखाओ, यानी ये जो है वो ये श है, इसे बोलने में अधिकतर लोगों को दिक्कत होता है। ये क्या है, कई लोग तीनों श को एक ही साथ बोल देते हैं, लेकिन ये तीनों का उच्चारण एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। श में जो बोल उस पर ध्यान दीजिएगा। श, स और स, इन तीनों में बहुत माइन्यूट बोलने पे अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा। श, स और स, तीनों में अंतर है। अब श और स का जो उच्चारण है वो भेद स्पष्ट है। श और स में जो हम लोग कुछ बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल पता चल जाता है बिल्कुल अलग अलग बोला जा रहा है, लेकिन श और स, इन दोनों में जब आप बोलोगे तो बिल्कुल अंतर स्पष्ट है कि हाँ कुछ डिफरेंट। लेकिन ये जो स और ये स है, ये वाला श और ये वाला श, इसमें आप बोलने में बहुत माइन्यूट सा अंतर है। ठीक है, स का उच्चारण जिन दांत के स्पर्श से होता है वो श वर्ण सामान्य संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्द में पाया जाता है। ये जो श है वो ज्यादातर संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी में पाया जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट में कुछ ये सब ना उतना फिलोसफी छाड़ते हुए मैं आपको डायरेक्ट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका कुछ शब्दों में प्रोनाउंसिएशन है उस पे आते हैं। जैसे अंश, अब यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, शुड यहाँ पे हाईलाइटर यूज करना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे अंश और अंश, ठीक है, ध्यान से देखना, एक तरफ अंश लिखा हुआ है, एक तरफ है अंश। इस अंश का मतलब होता है भाग, और इस अंश का मतलब होता है कंधा, जो हमारा कंधा होता है ना, वो कंधा।
उसके बाद है शकल और सकल। इस शकल का मतलब है खंड और इस सकल का मतलब है सारा। ठीक, उस पर शर और सर। इस शर का मतलब है बांध और ये सर का मतलब तालाब। शंकर और शंकर। इस शंकर का मतलब है महादेव और इस शंकर का मतलब है मिश्रित। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शंकर और शंकर दोनों में अंतर है, शंकर और शंकर। श्रव और श्व। श्रव का मतलब कुत्ता और इस श्व का मतलब अपना। शांत और शांत। इस शांत का मतलब धैर्य युक्त और इस शांत का मतलब अंत सहित। फिर से मैं इसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा। एक सेकेंड। फिर से अंश। अंश, ठीक है, इस अंश का मतलब भाग और इस अंश का मतलब कंधा। शकल और सकल। इस शकल का मतलब खंड और इस सकल का अर्थ होता है सारा। शर सर। इस शर का अर्थ होता है वान और इस सर का अर्थ होता है तालाब। शंकर शंकर। इस शंकर का अर्थ होता है महादेव और इसका होता है मिश्रित। श्व और श्व, इसका अर्थ होता है कुत्ता और इसका अर्थ होता है अपना। शांत और धैर्य युक्त। इसका होता है धैर्य युक्त शांत का और इस शांत का अर्थ होता है अंत सहित। तो इसको बोलने में बिल्कुल माइन्यूट सा अंतर होता है लेकिन अंतर बहुत स्पष्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, या फिर ये भी समझा देता हूँ थोड़ा। ढ और ढ का उच्चारण में अंतर, जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल शब्द ये जो है वो आरंभ में है। अब देखो जो वैसे जो लास्ट में यूज होता है, जैसे कि गड्ढा, खड्डा, ये जो है वो द्वित्व में है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे, देखो इसमें जो ड है और ढ है ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में बिल्कुल आरंभ में है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में है, बोलने सबसे पहले इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे ढाका, सॉरी डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल। ठीक है, कुछ वैसे शब्द हैं जिसमें ये द्वित्व यानी कि सेकंड नंबर पे यूज हुआ है, जैसे आप देख सकते हो ये गड्ढा, खड्डा। ठीक है, अब वैसे भी जिसमें लास्ट में यूज हुआ यानी कि तृतीय में, सबसे लास्ट में, जैसे दंड, पिंड, चंडू, मंडप, ये सभी जो हर्ष स्वर के पश्चात उसके बाद यूज हुआ, हर्ष स्वर के बाद में यूज हुआ है। इसी को अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर अलग अलग विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। आपको उसके लिए आज तक का क्लास यहीं पे, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो, वो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आस्क करें, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।